हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अपने अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं भाषा और व्याकरण के बारे में, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। आइए चित्र के माध्यम से इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। दो सहेलियां हैं, आपस में बातें कर रही हैं। नेहा ने कहा, प्रिया, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? प्रिया, आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। नेहा, बहुत अच्छा, अब वे जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों, इस चित्र में दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं। वे दोनों बोलकर अपने अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं। यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। कौन सी भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा का उदाहरण है, यानी कि ये दोनों सहेलियां मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। मौखिक भाषा की तरह हम लिखित भाषा का प्रयोग करके भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में है। देखिए, एक लड़की पढ़ रही है, शिक्षक श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर समझा रहे हैं। तो पहले चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है और दूसरे चित्र में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपने विचार बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। ये दोनों लिखित भाषा के उदाहरण हैं। कौन सी भाषा के उदाहरण है? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे के विचार लिखकर या पढ़कर भी प्रकट कर सकते हैं। अर्थात अपने भावों और विचारों को हम जिस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाषा कहते हैं बच्चों। आइए आगे बढ़ चलते हैं, फिर चित्रों को माध्यम बनाएंगे। दो चित्र हमारे सामने हैं। पहले चित्र में बच्चा माँ से आइसक्रीम दिलाने का इशारा कर रहा है और दूसरे चित्र में भिखारी इशारे से खाने की वस्तु मांग रहा है। तो इन दोनों ही चित्रों में बच्चा और भिखारी अपनी बात बोलकर या लिखकर प्रकट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी बातें संकेतों द्वारा समझा रहे हैं। किसके माध्यम से समझा रहे हैं बच्चों? संकेतों द्वारा समझा रहे हैं। इन संकेतों को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के इस रूप का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले अपने परिवार या माता पिता से जो भाषा सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। याद रखिएगा, बच्चा भाषा सीखकर स्कूल आता है ना। जब वो स्कूल आता है तो उसको बोलना आता है, लिखना नहीं आता, पर बोलना आता है। तो वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा होता है वही उसकी मातृभाषा होती है। अब कश्मीरी परिवार में पैदा हुआ बच्चा सबसे पहले कश्मीरी सीखेगा अपने घर में, तो कश्मीरी उसकी मातृभाषा होगी। बंगाली परिवार में पैदा हुआ बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप से बंगाली ही सीखेगा, तो बंगाली उसकी मातृभाषा हुई। इस तरह बच्चों की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। आइए अब भाषा के भेद की ओर बढ़े। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के दो मुख्य भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं मौखिक भाषा के बारे में। देखिए, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अध्यापक बोलकर बच्चों को समझा रहे हैं। अध्यापक यहाँ पर बोलकर बच्चों को समझा रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वह मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि लड़की पत्र लिख रही है, ठीक है। दूसरे चित्र में हमने देखा कि लड़की कुछ लिख रही है, पत्र लिख रही है, निबंध लिख रही है, कुछ भी लिख रही है, लेकिन वो लिख रही है, तो यह लिखित भाषा का उदाहरण हुआ। ये थे भाषा के रूप। अब हम जानकारी लेंगे अन्य भाषाओं के बारे में। अन्य भाषाएं क्या हैं? बच्चों, संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे रूस में रूसी, जापान में जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी आदि। भारत में कई राज्य हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है, परंतु अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली या समझी जाती है। इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ज्यादा बोले जाने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आइए कुछ
राज्य और उनकी भाषाओं के बारे में जाने, जैसे कि पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी, आंध्र प्रदेश राज्य में तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा का प्रयोग होता है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा का प्रयोग होता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए अब आ जाते हैं लिपि की ओर। जब भाषा के बारे में जानकारी ले ली है तो लिपि से दूर कैसे रहा जा सकता है। लिखित भाषा के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अर्थात भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ये कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप बताएंगे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आइए इसी प्रकार अन्य भाषाओं की भी लिपि होती है, कुछ भाषाएं उनकी लिपियां भी जान लेते हैं। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इनकी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है और बांग्ला की बंगाली लिपि है। इन्हें याद जरूर कीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। बढ़ते हैं अब व्याकरण यानी कि ग्रामर की ओर। तो बच्चों, किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने एवं लिखने की विधि को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में कुछ नियम दिए गए हैं जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध रूप बोलते, पढ़ते अथवा लिखते हैं। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। आइए कुछ वाक्य पढ़ें, चित्र से संबंधित वाक्य, जैसे कि मोहन क्रिकेट खेल रही है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में आपको क्या अशुद्धियां ये पता चला? कैसे पता चलेगा? इसका पता हमें तब चलेगा जब हमें व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होगा। अतः व्याकरण के नियमों के अनुसार पहला वाक्य शुद्ध है और दूसरा शुद्ध है, क्योंकि मोहन लड़का है, उसके लिए खेल रही है क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, खेल रहा है क्रिया का प्रयोग होगा। इसीलिए व्याकरण की दृष्टि से दूसरा वाला वाक्य बिल्कुल सही है। तो ये सही और गलत की जानकारी हमें कौन देता है? व्याकरण देता है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्याकरण में दक्षता हासिल जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका बार बार अभ्यास कीजिएगा, तभी आप इसमें दक्ष हो पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।